चलो सुनना बात को। सर अभी हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं बेटा, कौन से इसका, कोऑपरेटिव ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। किसका बोलो जल्दी से, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ओके सर, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब बेसिकली यहाँ पे ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ लोग वॉलेंटरी मिलते हैं क्योंकि उनके कुछ सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल नीड्स है वो जॉइंटली ओन एंटरप्राइज के द्वारा फुलफिल हो सकते हैं। इसके लिए जो सेंट्रल एक्ट है उस एक्ट का नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। क्या है बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये एक सेंट्रल एक्ट है बेटा, ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि सर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुल करते हैं पूरे रिसोर्सेस जो मींस ऑफ प्रोडक्शन कोऑपरेटिवली, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिडलमैन को एलिमिनेट करेंगे और जो एक्सप्लॉयटेशन वाली अदर फोर्सेस है उसको भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। ओके, अब सर ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अदर पर्सन भी जाके क्या कर सकता है बेटा, ऑडिट कर सकता है। अब ये जो अदर पर्सन है ऑडिट के अलावा और क्या क्या कर सकता है सर, जैसे देखो अकाउंट्स राइटिंग की प्रोफेशनल सर्विस हो सकती है, फिर अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन की हो सकती है, फिर इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सर्विसेज और टैक्सेशन, ऐसे अलग अलग सर्विसेज है जो एक ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा, एक कोई भी प्रोफेशनल पर्सन डिलीवर कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ऑडिट जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वो कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है, सेक्शन 17। 17 पे खतरा, खतरा किससे, ऑडिट से। बोलो क्या, 17 पे खतरा, खतरा किससे बेटा, ऑडिट से। देखिए कैसा सर, रजिस्ट्रार जो है ना, एक तो खुद ऑडिट करेगा या किसी दूसरे पर्सन को स्पेशल ऑर्डर देगा राइटिंग में कि तुम क्या करो, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट करो। दूसरा, हम इस ऑडिट के अंदर स्पेशली जो ओवरड्यू डेट्स होते हैं उसका या वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड हम लोग क्या करवाते हैं, चीजों को चेक करवाते हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा कलेक्टर मतलब कि आईएएस ऑफिसर, और तीसरा एनी अथोराइज पर्सन यानी कि सीए या अदर पर्सन, इनके पास एक्सेस होता है किस बात का, ऑल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग, और ये किसी भी पर्सन से क्या बुला सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं। तो ये दो प्रकार की पावर होती है ऑडिटर की। पहला क्या, ऑल टाइम एक्सेस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और दूसरा उन्हें चाहिए उस पर्सन से क्या बुला सकते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं बोलो, इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं। क्या सबको ये बात समझी। ओके, अगला नेक्स्ट। अब अगर मैं कहूँ आपके साथ तो रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है तो हम उस पर्सन को रजिस्ट्रार बोलते हैं। क्या कहते हैं बोलो, उस पर्सन को रजिस्ट्रार कहते हैं। ओके चलिए, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जैसे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेटा दो प्रकार की होती है, एक जो सिंगल स्टेट में काम करे बेटा, या जो मल्टी स्टेट में काम करे, अलग अलग स्टेट्स में काम करे, जैसे अमूल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, सिंगल। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। पहला ऑडिटर, सर ऑडिटर कौन बनेगा, कौन बनेगा ऑडिटर, तो पहला क्या है बेटा, रजिस्ट्रार बनेगा, या हो सकता है कोई दूसरा अथोराइज पर्सन बने। अब दूसरा अथोराइज पर्सन कौन हो सकता है, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई डिप्लोमा होल्डर होगा कोऑपरेटिव अकाउंट्स का, जैसे बीकॉम हो गया, ये डिप्लोमा होल्डर हो गया। इसके अलावा क्या, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर चुका है एज अ ऑडिटर, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है सर, ऑडिटर बन सकता है। क्या बन सकता है बोलो, ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, इस पर्सन को रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, कैसे, लिख के, यानी कि राइटिंग में अपॉइंट करता है। क्या करता है बोलो, राइटिंग में अपॉइंट करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा बेटा, यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ऑडिटर को फिर क्या करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा बेटा, वो रजिस्ट्रार और सोसाइटी दोनों को। पर सोसाइटी ऑडिटर को फीस कौन पे करने वाला है, सोसाइटी पे करने वाला है। तीसरा पॉइंट सबसे आसान, कि ऑडिटर के पास ऑल टाइम एक्सेस होता है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वो चाहे वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, लोगों से बुला सकता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 43H कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है।
पर महाराष्ट्र के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे बता के रखा है कि जो एलएलपी वाले अकाउंट्स होते हैं, मतलब क्या, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, और उसके मतलब रिसीट एंड एक्सपेंडिचर हो गया। या दूसरा सेल्स एंड परचेस बाय दी सोसाइटी हुआ, जो मैंने पीएनएल कहा था, ऊपर वाला कैश बुक कहा था, और नीचे वाला क्या होने वाला है, असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ सोसाइटी। ऐसे तीनों रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्या आपको बात समझी? यस सर। फिर मैंने क्या कहा था, इसके अलावा कुछ अदर बुक्स भी मेंटेन की जा सकती है, जैसे डेली कैश की समरी बुक, कलेक्शन कितना हुआ डेटर्स से, रिकवरी लोन्स हुआ क्या, लोन डिसबर्समेंट मतलब जब मैं लोन को अप्रूव करके डिसबर्स करता हूं उसका रजिस्टर, और या अदर कॉलमनियर भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। समझ गए क्या बात को? अरे बोलो बेटा, क्या आप बात समझ पा रहे हैं सारे लोग? यस। अगला देखो सर, ऑडिटर को कौन सी चीजों से कंसर्न है? पहला कि जो शेयर होल्डिंग होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना हो सकती है, मैक्सिमम एक मेंबर की 20%। पर अगर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डिंग डालना चाहती है तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, अनलिमिटेड होता है क्या? हाँ सर, अनलिमिटेड होता है, और 1000 रुपए की भी एक लिमिट यहां पे थी। फिर था रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन। मुझे एक बात बताइए, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या किसी दूसरे पर्सन को अदर देन मेंबर लोन दे सकती है क्या? नहीं सर, नहीं दे सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर स्पेशल सैंक्शन मिल जाए रजिस्ट्रार का तो एक सोसाइटी क्या दूसरे सोसाइटी को लोन दे सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। क्या कहा मैंने? बोलो, बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। तो देखो सर, वैसे तो लोन मेंबर को जाएगा, पर अगर आपने सैंक्शन ले लिया तो आप अदर सोसाइटी को भी क्या दे सकते हो बेटा, लोन यहां पे दे सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, क्या सर बोरोइंग्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? हाँ, मैं लोन्स या डिपॉजिट केवल और केवल जो लिमिट बाय लॉस के अंदर लिखे हैं उस हद तक ही क्या ले सकता हूं, लोन्स एंड एडवांसेस को ले सकता हूं। अब सर, जितना भी पैसा आया है इन पैसे को आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? क्या कहा मैंने? बोलो, इन पैसे को आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? तो सबसे पहला है क्या, दूसरी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर इसी चीज से रिलेटेड एक और था बेटा, अदर कोऑपरेटिव बैंक्स जिसको अप्रूव करे रजिस्ट्रार। फिर बोला गया ट्रस्ट, यानी कि सिक्योरिटी, जो ट्रस्ट एक्ट कौन से 1882 के अंदर बताई गई है, याद है आपको? फिर सिक्योरिटी से एक और पॉइंट था कि यहाँ पे शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एंड एनी अदर सोसाइटी जिसकी क्या लाइबिलिटी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो। मतलब ऐसी सोसाइटी जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो उसके शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर एंड बॉन्ड्स के अंदर भी पैसा डाला जा सकता है। और अदर पैसा अदर जगह भी डाला जा सकता है, बट उसके लिए आपको मोदी जी, ममता दीदी या मोमा की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अगला सर, रिजर्व फंड में आपको याद है तो प्रॉफिट में से समझना, देखो प्रॉफिट में से मैं क्या कर सकता हूं, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर, बराबर है ना? तो प्रॉफिट में से मैंने जितना भी रिजर्व फंड में पैसा डाला, ये रिजर्व फंड का 3 तरीके का इस्तेमाल होता है। पहला, एक तो इन्वेस्टमेंट कर दो इस तरीके से, या वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करो, या तीसरा जो अपने ऑब्जेक्ट्स है सोसाइटी के उसको प्रमोट करने के लिए क्या करो बेटा, उसको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करो। जैसे अमूल का काम है बेटा कि फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, तो मान लो अमूल दूध पिला रहा है गरीब बच्चों को, तो मैं कहूंगा आपके साथ ये क्या है, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है वो। समझे आप बात को? ये सारी चीजें यहां पे आप कर सकते हैं। ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर देखो, रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर करना है, बोनस कितना देना है, डिविडेंड देना है, ये प्योरली किसकी चॉइस है बेटा, ये प्योरली सोसाइटी की चॉइस है। ध्यान रखना, चैरिटेबल पर्पस के लिए कितना पैसा दे सकते हैं, तो वो अमाउंट जितना आपने रिजर्व फंड में माइनस कर दिया, बचा बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट का कितना परसेंटेज, मैक्सिमम 10%। याद है 1000, 200, 800, तो मैक्सिमम 80 रुपए अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, दे सकते हैं। किसके लिए? चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए बोलो? चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, फिर रिजर्व फंड पढ़ा अपन ने। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा, और इसके लिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोले आपको उतना पैसा देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। जितना भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा ये जनरल बॉडी ऑफ सोसाइटी अप्रूव करती है बेटा, उतना आप क्या दे देना, उतना बोनस दे देना, या डिविडेंड दे देना, या रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ये तीनों क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट की अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ओके, अगला सर,
कुछ स्पेशल फीचर्स है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सर स्पेशल फीचर्स क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जैसे देखो सबसे पहला है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि सोसाइटी ने अपने डेट्स को जो ओवरड्यू हो चुके हैं उसको क्लासिफाई किया है क्या। क्लासिफिकेशन दो होते हैं, एक तो 6 महीने से 5 साल के बीच का या 5 साल के ऊपर का, बराबर है ना। तो वैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, पहला ऐसा पॉइंट कहता है। दूसरा ओवरड्यू इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी ओवरड्यू डेट्स थे ऊपर वाले केस में, उसमें जितना भी मतलब जितने भी लोन से जिसका प्रिंसिपल पार्ट अभी भी ओवरड्यू है, कौन सा पार्ट बोलो, प्रिंसिपल पार्ट जिसका ओवरड्यू है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है क्या वो मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा क्या, ना मुन्ना ना। इसको मैं कहां पे लेके जाऊंगा सर, उसको मैं क्रेडिट करूंगा ओवरड्यू इंटरेस्ट के अंदर। किसके अंदर बोलो, ओवरड्यू इंटरेस्ट में क्रेडिट करूंगा पीएनएल को डेबिट करके, जब वो पैसा एक्चुअली में क्या कहा मैंने, बोलो एक्चुअली में रिसीव हो जाए, तब मैं अगेन पीएनएल को फिर से क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या आप बात को समझे, सारे लोग जल्दी से बताइए क्या आप बात को समझे। ओके अगला, फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स के बारे में। तो इनका कहना है कि सर इसको सर्टिफाई कौन करता है बेटा, ऑडिटर करता है कि बैड डेट्स है या नहीं है। मान लो ये तो महाराष्ट्र के अंदर बोल रखा है, पर बाकी जगह क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी यहाँ पे क्या करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन के लिए कुछ 5 पॉइंट्स दे के रखे। सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है क्या। दूसरा वैल्यूएशन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर किया जाता है। तीसरा असेट को पुट टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इसको कैपिटलाइज किया जाता है। करंट असेट्स को कैसे मेजर करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। फिर बोला गया कंटीजेंट लाइबिलिटी को फुट नोट के इससे बताना पड़ेगा क्या, यस सर। क्या आपको ये बात याद रहेंगी, बोलिए। ये एकदम जनरल बात है बेटा जो आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हुए आते हो। अब सर सुनना बात को, सर कुछ ऐसे केसेस है यहाँ पे जहां पे ऑडिटर को चेक करना है कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है क्या। अगर समझना, अगर इनमें से किसी में भी गचकू हुआ, अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हुआ, तो यहां पे स्पेशल ऑडिट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। याद है अपन ने बाद में पढ़ा था आज स्पेशल ऑडिट। तो इनमें से जैसे क्या कि सेल प्राइस को क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूं क्या, पहला। दूसरा क्या मिडलमैन का कमीशन अवॉइड कर रहे हैं क्या। तीसरा क्या ऑब्जेक्ट को अचीव कर पा रहे हैं क्या, वेस्टेजेस को अवॉइड कर पा रहे हैं क्या, और जो परचेजेस है क्या वो सही दाम पर हो रहे हैं क्या। ये 5 चीजों को मैं चेक करूंगा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को लेके। अगर ये 5 चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, क्या कहा मैंने, बोलो। अगर ये 5 चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ध्यान रखना स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन कौन देंगे बेटा, मोदी जी, ममता दीदी या मोमा। ठीक है, अब आ जाओ। अब मेंबर्स रजिस्टर, आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि मेंबर को जो आपने लोन वोन बांटे हैं बेटा वो बराबर से आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और ये भी चेक करना है कि एक्ट या रूल्स का कुछ इन्फ्रिंजमेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, कुछ गलत काम तो आप नहीं कर रहे हो, उस चीज के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। अब कुछ चीजों से रिलेटेड स्पेशल रिपोर्टिंग की जाती है। मान लो मैं ऑडिटर हूं, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहा था और ये 5 बातें मुझे दिख गई। कितनी बातें मुझे दिखी, 5 बातें, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। और वो क्या है बेटा, यहाँ पे स्पेशल रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार। क्या है बोलो, स्पेशल रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार। 5 बातें कौन सी है, देखो। पहला पर्सनल प्रॉफिट बाय मेंबर। मेंबर कुछ ऐसा कांड कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समझना, सोसाइटी यहाँ पे मेहनत कर रही है पर पर्सनल प्रॉफिट किसका हो रहा है बेटा, मेंबर का। या मान लो मेंबर ने क्या किया है, फ्रॉड किया है। या मान लो कोई मिसमैनेजमेंट का आपको एग्जांपल दिख रहा है, या कोई किसी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड ग्रुप को ज्यादा लोन दिया गया है, एडवांस ज्यादा हुआ है इंटरेस्ट ग्रुप को। या मान लो रेकलेस एडवांसिंग, ना क्रेडिट वर्दीनेस देखा, ना पैसा रिकवरेबिलिटी के बारे में सोचा, बस पैसा बांटते चले गए बेटा। तो ये 5 केसेस के अंदर मैं रजिस्ट्रार को क्या दूंगा, स्पेशल रिपोर्टिंग देता हूं। सर एक बार पूरा ऑडिट हो जाए तो ऑडिट को क्लासिफाई किया जाता है ए बी सी कैटेगरी के अंदर। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर क्या बताता है, सोसाइटी को क्लास बताता है। और सोसाइटी को, अगर सोसाइटी दुखी आत्मा होती है यानी कि सोसाइटी अगर एग्रीव होती है तो इस बात की अपील वो कर सकता है किसको, सेंट्रल रजिस्ट्रार को। अब ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है फिर ये डायरेक्शन या रिव्यू देता है किसको बेटा, यहाँ पे ऑडिटर को। किसको देता है, बोलो जल्दी से, ऑडिटर को। गॉट इट एवरीवन, क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस। अब सर
ऑडिट रिपोर्ट, अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जब मैं बना रहा हूं तो ध्यान दीजिए सर, ऑडिटर सबसे पहले तो ड्राफ्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा, फिर वो इस रिपोर्ट को दे देता है किसको, सेक्रेटरी को, वो इस रिपोर्ट को दे देता है, सेक्रेटरी मीटिंग बुलाता है मेंबर्स की, मीटिंग में रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है और आखिरी में इस रिपोर्ट को क्या कर दिया जाता है बेटा, इशू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो, इशू कर दिया जाता है। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे किसको लेके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। ध्यान दो इधर, मल्टी स्टेट कोऑपरेट, ये देखिए ये पूरी बातें यहाँ पे अपन ने देखा, ये सेम चीजें। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम 3 चीजें पुरानी आएंगी, बस एक चीजें बढ़ गई और वो कौन सा है बेटा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या है बोलो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जैसे देखो, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है तो उनको इस तरीके से बुक्स को मेंटेन करना है जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के बारे में क्या चले बेटा, पता चले। आप लोग बनाते हो ना, एक स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर आप यहाँ पे है ना कॉस्ट शीट जिसको आप बोलते हो, है ना। यस, चलिए अब देखो क्या, अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहली बात बता दूं कि ऑडिट के लिए कौन एलिजिबल है, केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका अपॉइंटमेंट यानी कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी से 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है, जिसका टेन्योर 1 साल का होता है। पर सर 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मेंबर क्या करेगा बेटा, अपॉइंट कर लेगा। क्या कहा मैंने, बोलो, कौन अपॉइंट कर लेगा, मेंबर अपॉइंट कर लेगा। ओके सर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर जो है वो उसको कब अपॉइंट किया जाता है, अगले एजीएम में, और उसका ड्यूरेशन भी कितना होता है, 1 साल का होता है। ऑडिटर के सेम राइट्स है, वही घिसे पिटे, अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे। सर डिस्क्वालिफिकेशंस में कौन कौन आता है, मतलब एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर फिर भी वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर सकता अगर वो कंपनी है यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा, वो ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ दी सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी का कोई ऑफिसर सीए प्लस सीओपी होल्ड करता है तो वो उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, अगर सोसाइटी का कोई मेंबर है या सोसाइटी का जो कोई भी एम्प्लॉय ये उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय, उसके एम्प्लॉयमेंट में कोई और पर्सन है जिसके पास सीए प्लस सीओपी है तो अगेन वो पर्सन भी ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, अगर सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई इंडेप्टेड है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, या सोसाइटी के टुवर्ड्स मैंने गारंटी दिया हो कितने अमाउंट से ज्यादा, 1000 रुपए से ज्यादा थर्ड पर्सन को लेके, तो अगेन ये व्यक्ति भी ऑडिटर बन सकता है क्या, नहीं सर, नहीं बन सकता है। फिर ऑडिट करने जाओगे तो कुछ बातों की इंक्वायरी करना, जैसे पहले 2 आखिरी 2 यानी कि ए बी और ई एफ बराबर है। उसके अलावा क्या, ऑडिट रिपोर्ट का सेम कंटेंट आने वाला है। क्या है सर ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है क्या, ऑल इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई है क्या, क्या पीएनएल और बैलेंस शीट जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्रीमेंट में है क्या, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो भी जरूरी थे ऑडिट के लिए वो आपने बुलाए और सामने वाले ने दिए क्या, इस बात को मुझे क्या करना है बेटा, चेक करना है। सर अब देखो सर, ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ स्पेशल अटैचमेंट करूंगा। क्या कहा मैंने, बोलो, ऑडिट रिपोर्ट के साथ स्पेशल अटैचमेंट करूंगा अगर कितनी बातें हो जाती है बेटा, 5 बातें हो जाती है। अगेन 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, और वो क्या है, शेड्यूल आपको अटैच करना पड़ेगा किसको, ऑडिट रिपोर्ट को। क्या क्या बातें देखो, पहला कि ऑल ट्रांजैक्शन जो आपको लग रहे हैं कि यार ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, इसके बायलॉज से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं लोग। इनका काम है, अमूल का काम है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना, ये बेटा भलते ही कुछ तो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी सब चीजें होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सोसाइटी के अंदर कोई अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, डाउटफुल डेट फॉर रिकवरी है उसके बारे में स्पेशल रिपोर्ट करो। चौथा, ऐसा खर्चा जो इम्प्रोप्राइटरी किया गया है उसके बारे में रिपोर्ट करो। पांचवा, अदर मैटर्स जो कौन बोले, रजिस्ट्रार बोले। कौन बोले, रजिस्ट्रार। सर ये मैटर्स निल है तो इसके ऊपर आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ओके, अगला स्पेशल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। पहला, अफेयर्स ऑफ द कंपनी या अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी आर नॉट मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द म्यूचुअल डीड या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। याद है वो सेल प्राइस कम करना, परचेसेस इकोनॉमिकल करना, मिडलमैन के कमीशन को अवॉइड करना, कुछ कुछ पढ़ा था अपन ने वो। या दूसरा, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना बेटा, वो बहुत क्या है बताइए,
वीक है। क्या है बोलो जल्दी से, वीक है। यानी कि एक कदम कंपनी किसकी ओर बढ़ा रही है बेटा, इंसॉल्वेंसी की ओर। और तीसरा, कंपनी के जो अफेयर्स है वो थोड़े से, वो तो हुआ ही हो, कंपनी के अफेयर्स कुछ इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं कि वो इंडस्ट्री या ट्रेड को डैमेज कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, इंडस्ट्री या ट्रेड को डैमेज कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे आप स्पेशल ऑडिट करवाना, बट स्पेशल ऑडिट की कंडीशन क्या है, ये गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए बताइए, गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। यानी कि 51% और मोर, एक तो सेंट्रल या स्टेट या मोमा, यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट मिलके क्या करे, होल्ड करे। ओके, फिर ऑडिटर जो है ये सेम या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, उसके पास सेम पावर होते हैं मेन ऑडिटर के। ऑडिटर रिपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 मंथ के अंदर एक्शन लेना है, नहीं लिया तो इस बात की रिपोर्ट बताएंगे सोसाइटी को, और सोसाइटी क्या कर देंगी, फीस को पे कर देंगी। किसके फीस को, ऑडिटर के फीस को। गॉट इट, यस। लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिविजन, इसमें हम लोग बात करेंगे इंक्वायरी के, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ये दोनों चीजें बेटा एब्सोल्युटली सेम है सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, देखो पहली बात तो अर्जी किसने लगाई, 4 लोगों ने। कितने लोगों ने बोलो, 4 लोगों ने। पहला क्या, क्रेडिटर। दूसरा 1/3 ऑफ मेंबर, 1/5 ऑफ, बोलो 1/5 ऑफ मेंबर्स, 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर, 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर। ठीक है, 1/5 ऑफ मेंबर्स। और इसके अलावा फेडरल कोऑपरेटिव जिससे हम लोग अफिलिएटेड है, वो अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्या लगाती है, अर्जी लगाती है, तो 3 महीने के अंदर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन होगा, खुद करेंगे या किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे। और फिर उसके बाद क्या कर लिया जाता है बेटा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट को, मतलब सीधी सी बात है, जाने के पास, सोसाइटी के पास जाने से पहले 15 दिन का आपको क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बोलो, नोटिस देना पड़ता है। सर सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्या क्या पावर है, वो समन कर सकता है किसी भी पर्सन को कि तेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट से आ जा। वो समन कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसके पास इंफॉर्मेशन है अफेयर्स को लेके, उसको बोलेंगे आ जा। ठीक है, तीसरा देखो, फ्री एक्सेस होता है उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटीज या कैश को लेके। वो किसी भी पर्सन को ओथ पर ले सकता है, और इसके अलावा उसको लगा तो वो सेक्रेटरी को बोल सकता है 7 दिन के अंदर क्या कर, जनरल मीटिंग की, जनरल मीटिंग बुला। उसने नहीं बुलाया तो मेरे खुद के पास पावर आ जाएंगे बेटा क्या करने की, मीटिंग बुलाने की। समझे क्या। अब आखिरी में, सर मेरा जो भी रिपोर्ट होगा मैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को दूंगा, जो 3 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को दे देता है कंसर्न्ड पर्सन को जिसने अर्जी लगाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, तो ये इससे अपना क्या होता है बेटा, इससे अपना पूरा कौन क्या खत्म हो रहा है अपना, यस, अपना पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लगभग 22 मिनट्स के अंदर हमने पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो होप सो आप सभी लोगों को ये रिवीजन बहुत ही मजेदार लगा हो। बेटा आगे बढ़ने से पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जो हमसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बेटर तरीके से पढ़ना चाहते हैं हमारे रेगुलर बैच से, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर आपको हमारे क्लासेस मिल जाएंगे। पर अगर आप नागपुर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप फेस टू फेस क्लासेस को अटेंड कीजिए। डीजीएस कैप्स में आप ये 2 नंबर के ऊपर कॉल करके या मैसेज डाल के इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। राइट, तो सी यू ऑल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।